वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का साउंड चैप्टर। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखते हैं इंट्रोडक्शन। फर्स्ट, वी हियर अ साउंड एवरीडे। जो साउंड होता है वो एवरीडे लाइफ में हम सुनते रहते हैं। जैसे कि जब पीपल बात करते हैं, लोग बात करते हैं, साउंड सुनाई देता है। बर्ड चिर्पिंग करती है तो भी साउंड सुनाई देता है। व्हीकल्स हॉर्न बजाते हैं, म्यूजिक प्ले होता है तो भी हमें साउंड एक्सपीरियंस करते हैं। जो साउंड होता है वो ट्रैवल करता है इन फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। और जो वेव्स होती हैं वो दो टाइप की होती है, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, जो मैकेनिकल वेव होती है, इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की नीड होती है। ठीक है, इन्हें मीडियम की जरूरत होती है। और नॉन मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो नॉट नीड ऑफ मीडियम। एंड जो मैकेनिकल वेव है वो साउंड होती है। ठीक है, साउंड एग्जांपल के लिए। और जो नॉन मैकेनिकल वेव होती है वो होती है लाइट। लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ट्रैवल करने के लिए। और जो साउंड है इसे मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए, इसलिए इसे मैकेनिकल वेव बोला जाता है। और लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है। ठीक है, बिकॉज ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स मीन्स साउंड ट्रैवल करना इन फॉर्म ऑफ वेव। वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है तो साउंड को साउंड वेव्स भी बोलते हैं। देन सेकंड, साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट। साउंड जो होता है कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। एंड अंडरस्टैंड द सराउंडिंग। जो भी आसपास की चीजें हो रही हैं उन्हें समझने में भी हेल्प करता है थ्रू द साउंड। एंड थर्ड इज साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ट्रैवल करता है वेव्स के अंदर, पर वो साउंड की एक एनर्जी है, साउंड एनर्जी बोला जाता है। और इसे एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। और वो मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, बस मीडियम होना चाहिए। देन बात करते हैं सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ हाउस की। तो प्रोडक्शन कैसे होता है हाउस का, साउंड बनती कैसे है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। पर अगर साइंटिफिक रीजन देखें तो साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब वाइब्रेशन होती है पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट में। ठीक है, जहां वाइब्रेशन होगी वहां साउंड होगा। एक साउंड मीन्स ए वाइब्रेशन मीन्स अ बैक एंड फोर्थ ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये बैक एंड फोर्थ क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है अपनी जगह से थोड़ा आगे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, और इसी में बार बार वो कंटिन्यूअसली आगे पीछे कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, वाइब्रेशन कहेंगे। चाहे वो पार्टिकल हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। पार्टिकल और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, बस वो वाइब्रेट करना चाहिए। यानी एक ही ये इसका मेन पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, जहां पर वो रेस्ट पर रहता है। एंड मीन पोजीशन के आगे जा रहा है और पीछे जा रहा है, और बार बार ऐसे कर रहा है, वाइब्रेशन। और जहां वाइब्रेशन वहां साउंड। एंड अगर वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड भी नहीं होगा। और एग्जांपल्स देख लेते, जैसे गिटार के ऊपर आपने स्ट्रिंग्स देखी होंगी, ऐसे स्ट्रिंग लगी रहती है। जब भी आप फिंगर से उसे टच करते हो तो वो वाइब्रेट करती है, और जब तक वो वाइब्रेट करेगी तो जब तक आपको साउंड सुनाई देगा। जैसे ही वाइब्रेशन खत्म हो जाती है स्ट्रिंग के अंदर, वहां पे साउंड नहीं आएगा। सिंपली आप जब भी बोलते हो तो आपने जो नेक है, गले गले के पास आपने कोई वाइब्रेशन फील करी होगी। तो वाइब्रेशन क्यों होती है, क्योंकि जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करता है जहाँ से हम बोलते हैं। ठीक है, वो वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होती है। और वाइब्रेशन होता क्या है, कोई भी पार्टिकल एक ही जगह मीन पोजीशन से आगे जाए और पीछे जाए, उसे ही वाइब्रेशन कहता है। और ऐसा कंटिन्यूअसली करता रहे। देन बात करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड की। साउंड ट्रैवल कैसे करती है। तो जो साउंड है वो ट्रैवल तो करती है वेव की फॉर्म में थ्रू द मीडियम, और उसे मीडियम की जरूरत पड़ती है, जैसे एयर, वाटर, सॉलिड, कोई भी चीज हो गई। तो वहां से उसे मीडियम की जरूरत है ट्रैवल करने के लिए। विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं करेगी। इफ कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, वैक्यूम नो पार्टिकल्स टू वाइब्रेट। अगर वैक्यूम होगा तो वैक्यूम के अंदर क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल्स होते ही नहीं है। ठीक है, जहाँ पार्टिकल्स है वहां तो वाइब्रेशन होगी, क्योंकि पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। अब इसके अंदर तो पार्टिकल्स ही नहीं है तो यहाँ पे वाइब्रेशन होगा ही नहीं, और जब वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड भी इंक्रीज नहीं होगी। एंड द थर्ड इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट टू मेक अ particle to the medium vibrate, energy passes through the one particle to next। अब ये लाइन क्या कहनी चाह रही है, इसका मतलब कि कोई भी एक सोर्स है जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ये कोई भी एक सोर्स है जहां से साउंड प्रोड्यूस करा जा रहा है, और प्रोड्यूस करने के बाद वो जो साउंड है वो टच किससे हो रही है, पार्टिकल से। जो भी कहाँ मीडियम की जरूरत है, मीडियम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, और जहाँ वैक्यूम होता है वहां पे पार्टिकल्स नहीं होते। तो मीडियम है, ये कोई भी मीडियम है, इसके अंदर पार्टिकल्स है। अब पार्टिकल्स है तो इसके अंदर क्या हो, जो पार्टिकल्स आगे पीछे मूव करेंगे।
ठीक है? फिर ये पार्टिकल इससे लगा तो ये भी पार्टिकल आगे पीछे मूव करेगा, फिर ये आगे पीछे मूव करेगा। तो ये सारे पार्टिकल्स किसे शो करेंगे? वाइब्रेशन को शो करेंगे और वाइब्रेशन होगी तो क्या होगा? साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी, साउंड जो है आगे तक ट्रैवल कर पाएगी, प्रोड्यूस एक वेव बनना स्टार्ट होगी वहाँ से। ठीक है? एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एग्ज़ाम्पल है बेल जार एक्सपेरिमेंट, इसे अच्छे से समझते हैं नीचे वाले सेक्शन में। फर्स्टली फोर देखते हैं कि मीडियम रिक्वायर्ड टू फॉर साउंड, कि कौन से मीडियम कितने रिक्वायर्ड रहते हैं साउंड के लिए। तो सॉलिड रिक्वायर्ड रहता है साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मतलब जो भी मीडियम है सारे रिक्वायर्ड रहेंगे, पर वैक्यूम होगा जहाँ पे कोई पार्टिकल है ही नहीं, वहाँ पे साउंड प्रोपेगेट करेगा ही नहीं। देन 5 इज साउंड एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब जो वेव्स होती हैं, अब वेव्स के बारे में पढ़ा था अभी, तो वेव्स का जो प्रोपेगेशन है यानी उसका ट्रैवल करना, वो भी दो टाइप के तरीके से होता है। फर्स्ट होता है ट्रांसवर्स, ट्रांस तो वेव्स अभी पढ़ा, वेव्स का जो प्रोपेगेशन है वो भी दो टाइप से होता है। फर्स्ट होता है ट्रांसवर्स, सेकंड होता है लॉन्गिट्यूडनल। अब ट्रांसवर्स के अंदर क्या होता है? ये है डायरेक्शन ऑफ वेव, जो वेव की डायरेक्शन है। अब जो ट्रांसवर्स के अंदर जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कैसे करेगा? वो इस पोजीशन के ऊपर जाएगा एंड देन नीचे जाएगा। जो भी पार्टिकल्स हैं ट्रांसवर्स के अंदर कैसे प्रोपेगेट करेंगे? ऊपर नीचे करेंगे, यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलरली वो करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर ऐसा नहीं होगा, वो कैसे करेंगे? पैरेलल करते हैं, पैरेलल। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पैरेलल मोशन करते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव के, एंड जो पार्टिकल्स है वो डायरेक्शन ऑफ वेव के पैरेलल मोशन करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो ये फर्क होता है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में। तो देखते हैं फर्स्ट साउंड ट्रैवल इन, जो साउंड है वो ट्रैवल किस में करती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह ट्रैवल करती है। वेयर पार्टिकल टू मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल, जहाँ पे वेव ट्रैवल कर रही है उसी की डायरेक्शन में पैरेलली वाइब्रेट करेंगे। सेकंड इज द वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड हाई प्रेशर एंड जो कंप्रेशन है और रिफ्रैक्शन है, इसे समझते हैं क्या होता है। जब भी कंप्रेशन होता है तो वहां पे डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है पार्टिकल से। जब भी साउंड प्रोड्यूस होगा, जब भी साउंड जाएगा, तो ऐसे मीडियम के अंदर क्या, अब यहाँ पर क्या होगी? पार्टिकल्स यहाँ के सारे वाइब्रेट करेंगे, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो एक तरफ आ जाएंगे, डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसे क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। ये वाला पार्ट जो होगा कंप्रेशन होगा। और रेयरफेक्शन किस में बोलेंगे? जिसमें कम पार्टिकल होते हैं, जैसे रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन। और इसी सेम चीज को इन वेव की फॉर्म में ऐसे दिखाया जाता है, यानी ये पार्ट किसे दिखा रहा है? कंप्रेशन को, ये दिखा रहा है रेयरफेक्शन को। ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। ठीक है? देन बात करते हैं आगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स। अब देखो, वेव्स को समझने के लिए आपको दो चार चीजें पहले से पता होनी चाहिए कि क्या होती है वेव्स, कैसे इसे समझा जाता है। ठीक है? वेव्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसे थोड़ा समझने के लिए आपको कुछ चीजें पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद ही वेव को समझते हैं। तो फर्स्ट आता है वेव लेंथ। वेव लेंथ को हम शो करते हैं किससे? लैम्डा से। लैम्डा, लैम्डा से शो करा जाता है। लैम्डा कुछ इस तरीके का साइन होता है। ठीक है? अब ये होता क्या है? वेवलेंथ सिंपली लेंथ ऑफ अ वेव। एक वेव बनाई थी, ठीक है? अब ये एक वेव है तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? वेवलेंथ होगी। और लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में, तो यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। देन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है? एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। और फ्रीक्वेंसी क्या कहता है कि नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, बन रही हैं। ठीक है? यानी नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स बन रही हैं। एक वेव हो गई, ठीक है, दो वेव हो गई, और ये आधी, तो ये कितनी वेव्स बन रही है? 2.5 वेव्स बन रही है। 2.5 वेव्स बन रही है कितने में? 1 सेकेंड में। ठीक है? ये क्या? 1 सेकेंड में। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसमें? 2.5। और किस में मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी को? हर्ट्स में मेजर करते हैं। ठीक है? फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में मेजर करा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, इफ अ सोर्स मेक 100 वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक सोर्स है जो कि 100 वाइब्रेशन करता है, या कह सकते हो 100 वेव्स बनाता है, 100 वेव्स बनाता है एक 1 सेकेंड के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी? फ्रीक्वेंसी 100 ही होगी। ठीक है?
100 ही होगी और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करते तो हर्ट्ज लिखेंगे। एंड देन यहाँ पे देख सकते हो आपकी लो फ्रीक्वेंसी है। लो फ्रीक्वेंसी क्यों? क्योंकि कम वेव्स बन रही है। तो 1 सेकंड में कम वेव्स बन रही है और उसी टाइम के अंदर यहाँ पर ज़्यादा वेव्स बन रही है, इसलिए यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी है। देन बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड सिंपली कि एक वेव को बनने में कितना टाइम लग रहा है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। यानी यहाँ से एक वेव कंप्लीट हुई तो एक वेव को बनने में कितना टाइम लगा उसे क्या कहेंगे? टाइम पीरियड बोलेंगे। सिंपल था कि टाइम का फॉर्मूला है 1/फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी है उससे आप डिवाइड कर दो 1 से तो वहाँ पे टाइम पीरियड निकल जाएगा। और फ्रीक्वेंसी सिंपली नंबर ऑफ वेव्स बताता है। ठीक है। एंड फोर्थ बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड सिंपली कोई भी अगर वेव है, एग्जाम्पल है कोई भी एक वेव है। अब वेव ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन और मीन पोजीशन से कितना ऊपर वेव गया है। ठीक है, यानी इस वाली पोजीशन से कितनी ऊपर वेव गई है, मैक्सिमम हाइट, वो क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। इसे ही क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम हाइट ऑफ अ वेव फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसे क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन भी बोल सकते हैं इसे और मीन पोजीशन भी बोल सकते हैं। एग्जांपल के लिए अ लाउड ड्रम हैज लार्ज एम्पलीट्यूड। जो भी लाउड होती है, लाउडनेस, जितनी भी तेज आवाज होगी, जितनी ज्यादा तेज आवाज होगी उतनी ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा, उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड। और जितना धीरे आवाज होगी उसका उतना कम एम्पलीट्यूड होगा। देन बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी मींस दैट सिंपली कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड की बात करता है। तो साउंड की स्पीड निकालने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स बता रही है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ अ वेव सिंपली। ठीक है, एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ बोलते हैं, लेंथ ऑफ वन वेव। और उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद, फ्रीक्वेंसी लैम्डा की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है हमें? वेलोसिटी मिलती है उस साउंड की। सो वेलोसिटी यहाँ पे एग्जांपल दिया है। ठीक है, ऐसे करते तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी निकालते तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी दी है हमें? 256 फ्रीक्वेंसी दी है, 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। लैम्डा यानी वेवलेंथ कितनी दी है? 1.3 दी है। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 332.8 मीटर पर सेकंड, सेकंड वेलोसिटी आएगी। और ये चीज पता होनी चाहिए कि एयर के अंदर जो स्पीड होती है साउंड की वो कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकंड। और वाटर के अंदर 1482 मीटर पर सेकंड एंड स्टील के अंदर 5000 मीटर पर सेकंड। एयर का इंपॉर्टेंट है, याद रखना। खैर, साउंड नीड्स मीडियम। बेल जार एक्सपेरिमेंट। अब बेल जार एक्सपेरिमेंट को समझते हैं ये क्या है। बेल जार एक्सपेरिमेंट के अंदर सिंपली आपको एक जार लेना है। ठीक है, ये समझाई देता हूँ। जार है, जार के अंदर बेल को रखा गया है। ठीक है, कोई भी एनी बेल रखा गया और जब वो बेल रिंग करती है यानी बजती है तो जो जार के अंदर के पार्टिकल्स है, ठीक है, कुछ तो पार्टिकल्स एयर होगी इसके अंदर, जार के अंदर, तो जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ से रिंग, ये जो बेल है उसने रिंग करना स्टार्ट करा, वो वाइब्रेट हुई तो उसके आसपास के पार्टिकल वाइब्रेट होंगे। जब वो पार्टिकल वाइब्रेट होंगे तो इसके आगे भी जो पार्टिकल वो भी वाइब्रेट होंगे। ठीक है, तो अंदर मीडियम है, साउंड ने ट्रेवल करा। अब ये जार है, जार क्या है? सॉलिड है और सॉलिड में भी वेव ट्रेवल करती है। तो सॉलिड के अंदर भी वेव ट्रेवल करेगी एंड देन ट्रेवल करने के बाद बाहर जब आएगी तो बाहर भी क्या है? एटमोसफेयर है, बाहर भी एटमॉस्फेयर है। तो वहां पर भी क्या वेव ट्रैवल करेगी। तो जो जार के अंदर रिंग रखी है उसका साउंड आपको बाहर भी सुनाई देगा। ठीक है, बाहर भी वो साउंड सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि जार के अंदर भी मीडियम है और जो जार है वो सॉलिड है तो वहां पर भी ट्रैवल करेगी साउंड, और बाहर भी क्या मीडियम है तो वहां पर भी साउंड ट्रैवल करेगी। पर जब हम नेक्स्ट केस लेते हैं, यानी इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करते हैं, पर इसमें क्या करते हैं, जो जार है, जार के अंदर बेल है, ठीक है, और उसके अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम यानी सारे पार्टिकल्स निकाल लिए, जो जार था उसके अंदर के सारे पार्टिकल्स को निकाल लिया गया। तो इस केस में क्या होगा? तो ये बेल रिंग करेगी, सिंपली रिंग करेगी, साउंड को प्रोड्यूस करेगी, वाइब्रेशन हुआ, साउंड प्रोड्यूस होगा। पर इसके अंदर तो कोई पार्टिकल ही नहीं है।
ठीक है। इसके अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं है तो साउंड क्या वाइब्रेट जो साउंड है प्रोपेगेट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत है, पार्टिकल्स की जरूरत है, और पार्टिकल्स है ही नहीं इसके अंदर। तो इस केस में क्या होगा कि साउंड नहीं सुनाई देगा। तो सिंपली बेल जार एक्सपेरिमेंट में दो केस थे, एक जहां पर पार्टिकल्स थे, एटमॉस्फेयर था, ठीक है, जार के अंदर। एक केस वहां जहां पे जार के अंदर वैक्यूम क्रिएट करा गया था, सारे पार्टिकल्स निकाल लिए गए थे। जब सारे पार्टिकल्स निकल गए, ठीक है, जब सारे पार्टिकल्स निकल गए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, अंदर कुछ भी नहीं बचा, सो दैट यहाँ पर जो साउंड है वो प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा। फर्स्ट देखते हैं, अ रिंगिंग बेल इज अ प्लेस्ड इन अ जार विद एयर, ठीक है। सिंपली तो इस केस में हमें साउंड सुनाई देगा, क्योंकि साउंड प्रोपेगेट कर रहा है, क्योंकि रिंगिंग बेल के अंदर जो जार है वहां पर भी एयर है, फिर जार है, जार सॉलिड है, साउंड प्रोपेगेट करेगा, और बाहर भी एटमॉस्फेयर है तो भी साउंड, मतलब साउंड इजीली ट्रेवल कर पाएगा अंदर से बाहर। एज एयर इज पम्प्ड, जब एयर को पम्प्ड कर लिया जाए और वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो साउंड बिकम फेंट एंड स्टॉप, जो साउंड होगी वो स्टॉप हो जाएगी, नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम ही नहीं है जो साउंड को ट्रेवल करवा सके। दिस प्रूव द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, और इससे ये प्रूफ होता है कि साउंड जो है वो बिना वैक्यूम सर बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकती। देन टाइप्स ऑफ साउंड, साउंड भी जो होती है कई टाइप्स की होती है, ठीक है। मेनली तीन टाइप दिए गए हैं, एक दिया है इंफ्रासोनिक एंड ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक। ऑडिबल को सोनिक भी बोलते हैं, ठीक है, सोनिक साउंड भी बोला जाता है, ऑडिबल भी बोला जाता है। तो इंफ्रासोनिक के अंदर फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है, बिलो रहती है 20 हर्ट्ज से। तो फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, 20 हर्ट्ज है, एक सेकंड में सिर्फ 20 ही वेव्स बन रही है। और जो ऑडिबल है, यानी जहाँ पर हम ह्यूमंस लोग सुन सकते हैं, वो कहाँ से सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। इतनी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को हम कैन बी हेयर सुन सकते हैं, ठीक है। यानी या तो एक सेकंड में 20 वेव्स बने या एक सेकंड में 20,000 वेव्स बने, तो उसके बीच में आने वाली जितनी भी साउंड है उन्हें हम सुन सकते हैं। पर जो अल्ट्रासोनिक है, अब वो जो अल्ट्रासोनिक वेव क्या होगी, 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज की होगी, ठीक है। अल्ट्रासोनिक की जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। तो जो इंफ्रासोनिक है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, उसका यूज कौन करता है, यूज एलिफेंट्स करते हैं कम्युनिकेट करने में, ठीक है। एंड ऑडिबल के अंदर तो हमें पता है 20 से 20,000 है, ये ह्यूमंस के लिए सुनने में इजी रहता है ये रेंज। एंड देन अल्ट्रासोनिक की बात करें तो अल्ट्रासोनिक जहाँ पे 20,000 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसे कौन यूज करता है, जैसे बैट्स हो गए, सोनार हो गए, और अल्ट्रासाउंड मशीन्स हो गई, उसके अंदर अल्ट्रासोनिक का यूज करा जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी को यूज करा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे, बैट्स आर अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो बैट्स होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं टू नेविगेट एंड हंट इन डार्क, जिससे वो नेविगेट कर पाए, या कह सकते हो पता लगा पाए शिकार का, प्रे का, किसमें, डार्क, अंधेरे में भी, क्योंकि अंधेरे में तो वो लाइट है नहीं तो वो देख नहीं सकते, तो इसलिए वो किसका यूज करते हैं, साउंड का यूज करते हैं, कि कोई भी जो भी शिकार वगैरह वो थोड़ा सा भी क्या करे, साउंड को प्रोड्यूस करेगा, तो जब साउंड प्रोड्यूस होगी, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी भी ज्यादा हो, वो इजिली सुन पाएगा, कौन, बैट्स, और बैट्स फ्रीक्वेंसी सुनते ही उसकी लोकेशन को डिफाइन कर लेगा। देन 9 देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड, सिंपली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ा होगा, जहां पर क्या होता है कि एक सरफेस रहता है, शाइनी सरफेस, लाइट आती है और सेम पाथ से होके निकल जाती है, और नॉर्मल रहता है, ये बनता है एंगल आई, एंगल आर, ठीक है। लाइट का कॉन्सेप्ट है, तो लाइट का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली अप्लाई होता है किस पर, इस साउंड पर भी, जो साउंड वेव है, लाइट भी एक वेव ही है, ठीक है, तो साउंड भी एक वेव है, तो दोनों सिमिलर अप्लाई होते हैं, जो लॉ है सिमिलर ही अप्लाई होता है दोनों पर भी। तो साउंड फॉलो एज द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन एज लाइट की तरह सेम सेम एज इट इज है। और इसका मतलब क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्शन वेव नॉर्मल कहाँ पे लाई करते हैं, सेम प्लेन पे करते हैं, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है सेम सेम प्लेन पर लाई करेंगे। तो ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये सेम एज इट इज किस पे अप्लाई होता है, साउंड के ऊपर, ठीक है, साउंड के वेव्स के ऊपर भी सेम अप्लाई होता है।
एग्जाम्पल्स इसके इधर देखते हैं। एको, एको भी किसका एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्शन का है। रिफ्लेक्शन, जब एक एको कैसे क्रिएट होता है? एक एको इज अ रिफ्लेक्टिंग साउंड होती है, इज हियर्ड सेपरेटली फ्रॉम द ओरिजिनल साउंड, जो थोड़ी सी अलग सुनाई देती है ओरिजिनल साउंड से। या सिंपली अगर आपने देखा हो कभी कि जैसे आप कुछ भी बोलते हो, जैसे केव वगैरह होगी या फिर पहाड़ों वगैरह पे, तो आप कुछ भी बोलते हो तो वहां से भी कुछ देर के बाद जो आपकी साउंड वेव ट्रेवल करी एंड रिफ्लेक्शन करके वापस आपके पास आई, तो वहाँ वहाँ आपको आपकी साउंड फिर से सुनाई देती है। वजह क्योंकि वहाँ पे जो आपकी साउंड है उसके उसमें क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। जैसे आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ है साउंड का, तो वो साउंड आपको फिर से सुनाई देता है। ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए एको के लिए कि हियर डिस्टिंक्टली, यानी आपको टाइम गैप कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड का टाइम गैप होना चाहिए। यानी जैसी आपने बोला वैसी 0. सेकंड 1 या उससे ज्यादा टाइम में आपको वो चीज सुनाई देगी डायरेक्टली। देन मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए कि एको क्रिएट हो पाए? ठीक है, तो उसके लिए आपको वेलोसिटी और टाइम पता होना चाहिए, जिससे आप मिनिमम डिस्टेंस निकाल पाओ। So the reflecting surface must be at least 17 meters. मतलब अकॉर्डिंग टू दिस, अगर वेलोसिटी कितनी है? 343 है, मल्टीप्लाई और टाइम कितना लिया? 0.1 सेकेंड लिया आने में, उससे डिवाइड कर दोगे 2 से, तो क्या निकल के आएगा? 17.5 मीटर्स, यानी कम से कम 17 के आसपास होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपको जिससे एको एको प्रोड्यूस कर पाए। हीलिंग इन माउंटेन वैली होगी, जहाँ पर माउंटेन्स वगैरह हो गए, वहां पर आप ये साउंड जो एको है वो से आप सुन सकते हो। देन 11th आता है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है? सेम थोड़ा सा एको जैसा है, पर इसके अंदर आपकी आवाज जो होती है रिवर्स नहीं आती, यहाँ पर आपकी आवाज गूंजती है, उसे रिवर्बरेशन कहते हैं। व्हेन साउंड परसिस्ट ऑफ सम टाइम ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन इट्स कॉल्ड रिवर्बरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि साउंड जो है आपकी गूंजती है, तो उसे रिवर्बरेशन कहा जाता है। जैसे कि एक एम्प्टी हॉल है, तो वहां पर आप कुछ भी बोलोगे तो आपकी साउंड जो है, एक बार आपने कुछ भी बोला तो उसके बाद आपकी साउंड फिर से सुनाई देगी, पर वो हेलो नहीं सुनाई देगा, वहां पे आपकी आवाज गूंजेगी, यानी साउंड आती रहेगी आपके बोलने के बाद भी, जैसे कि आपने क्लैप वगैरह करा उस वजह से। ठीक है। टू रिड्यूस द रिवर्बरेशन, आपको रिवर्बरेशन कम करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? सॉफ्ट मटेरियल को यूज कर सकते हो, जैसे कर्टन्स, कारपेट, वॉल पैनल्स, इन सब का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये साउंड वेव्स को अब्जॉर्ब कर लेती है। साउंड वेव्स को अब्जॉर्ब कर लेती है, जो भी ऑडिटोरियम वॉल्स वगैरह देखा होगा, जो कि कवर्ड रहती है किससे? साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल से कवर्ड रहती है। या ऑडिटोरियम के अंदर बहुत सारे कर्टन्स वगैरह, पर्दे वगैरह बहुत सारे लगे रहते हैं, क्यों? जिससे कि रिवर्बरेशन कम हो पाए। देन 12th आता है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है उसका यूज क्या है? तो मेगाफोन्स के अंदर इसका यूज होता है, जहाँ पे रिफ्लेक्ट एंड डायरेक्ट साउंड इन वन डायरेक्शन। एंड स्टेथोस्कोप में भी इसका यूज होता है, जिससे हार्ट बीट क्या होती है? डॉक्टर को सुनाई देती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है इसकी? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, मेगाफोन्स एंड स्टेथोस्कोप। एंड थर्ड इज सोनार। सोनार के बारे में अभी अच्छे से पढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, इसी सेक्शन में नीचे है। ठीक है। साउंड बोर्ड्स क्या होते हैं? डायरेक्ट साउंड टुवर्ड्स द ऑडियंस इन थिएटर। साउंड बोर्ड्स सिंपली कह सकते हो कि जो भी थिएटर वगैरह रहता है उसमें जो साउंड का सिस्टम रहता है, तो जो भी साउंड आ रहा है वो डायरेक्टली थिएटर के पास, थिएटर में बैठे लोगों तक पहुंचे, इधर उधर ना जाए, जो साउंड वेव्स है इधर उधर ट्रेवल ना करे, जिससे कि एक्सपीरियंस खराब होगा जो भी लोग देखना है मूवी वगैरह। तो साउंड बोर्ड का क्या काम है कि डायरेक्टली जो साउंड निकल रहा है उसे डायरेक्टली कहाँ तक पहुंचाए? ऑडियंस तक पहुंचाए। ठीक है। रेंज ऑफ हियरिंग देख लेते हैं। जो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। डॉग्स का रेंज क्या है? 45,000 से ज्यादा का होता है। बैट का हर्ट्ज अप टू 1 लाख। ठीक है, 1 लाख हर्ट्ज तक हो सकता है। एलिफेंट का कम ही रहता है, 20 हर्ट्ज से। एंड टॉपर्स, अल्ट्रासाउंड इज यूज टू मेडिकल इमेजिन लाइक स्कैनिंग बेबीज इन वॉर्म। ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड है इन सब का यूज कहाँ पर होता है? मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है अल्ट्रासाउंड का। देन अल्ट्रासाउंड को ही समझते हैं, अल्ट्रासाउंड क्या है? अल्ट्रासाउंड के अंदर सिंपली क्या होता है कि जो वॉइस की वेव होगी, जो भी साउंड की वेव होगी, वो क्या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी,
और इसका यूज़ क्या होता है? मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि किडनीज़ के जो स्टोन है उसे डिटेक्ट करने के लिए, ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए, फेटस डेवलपमेंट के लिए इन सब में काफ़ी यूज़ होता है। मेडिकल फील्ड में तो बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड का यूज़ करा जाता है। एंड इंडस्ट्री के अंदर डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल स्ट्रक्चर, जो भी मेटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्रैक्स वगैरह इन सारी चीज़ों को भी डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ करा जाता है। क्लीनिंग, अल्ट्रासाउंड रिमूव डर्ट फ्रॉम द डेलिकेट पार्ट्स, यानी क्लीनिंग में किस तरह के यूज़ होता है, जैसे भी कोई माइक्रोचिप है, बहुत छोटी-छोटी जगह होती है जहाँ पर सी देखना इतना आसान नहीं, मतलब इतना आसान नहीं होता, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड का यूज़ करा जाता है। वहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल हो तो वहाँ पे क्या होगा, अल्ट्रासाउंड लग के वापस आएगा, तो वहाँ से डिटेक्ट हो पाती हैं वो चीज़ें। सोनार, सोनार इधर ही देखते हैं, सोनार क्या होता है? सोनार की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड इसका यूज़ होता है डीप सी के लिए ज़्यादा यूज़ करा जाता है। इट वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। यहाँ पर सोनार में क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है किसका? अल्ट्रासाउंड वेव्स का। सिंपली अल्ट्रासाउंड वेव्स है और यहाँ पर रिफ्लेक्शन है। जैसे इस पिक्चर में देख सकते हो आप कि यहाँ से इसने, ये जो शिप है, इसने अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस करा और वेव्स प्रोड्यूस करने के बाद अब अल्ट्रासाउंड है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का है, यानी 1 सेकंड में 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा है। तो इस केस में क्या हो कि वो नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद नीचे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे टकराएगा और उससे टकराने के बाद फिर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर से वापस आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है साउंड वेव, तो वापस आने के बाद शिप पे लगा और शिप में क्या होता है, एक डिटेक्टर होता है जो कि आने वाली साउंड को, आने वाली अल्ट्रासाउंड को जो रिफ्लेक्शन कर चुकी है उसे डिटेक्ट करता है। तो इस तरीके से सोनार वर्क करता है। एंड वर्किंग स्टेप्स यहाँ पर भी दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्या है, शिप्स एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स टुवर्ड द सी बेड। सी बेड क्या है? सिंपली सतह है कि समुद्र की सतह को ही सी बेड कहा गया है। And the second is waves reflect back and starting bottom or object। जो वेव्स है, अब वेव्स जो शिप थी उसने वेव्स को छोड़ा, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को। अब वो यहाँ से रिफ्लेक्शन करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होगी और कहाँ पे पहुंचेगी? शिप के पास पहुंचेगी, डिटेक्टर के पास, जो भी इसमें डिटेक्टर लगा है अल्ट्रासाउंड को। तो उससे क्या होगा कि जो डिटेक्टर वो डिटेक्ट करेगा कि जो समुद्र की सतह या फिर सी बेड है वो कितना नीचे है शिप से। एंड द थर्ड इज टाइम टेकन ऑफ इको इज मेजर्ड। जो भी ये इको या ये रिफ्लेक्शन हुआ इसके टाइम के भी इसमें लगने वाले टाइम को मेजर करा जाएगा। देन डेप्थ पता करी जाएगी कि कितना नीचे है। अब डेप्थ कैसे पता करते हैं? तो डेप्थ का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड मल्टीप्लाई में t टाइम, जो भी टाइम लगा, और अपॉन में 2। इससे आप डेप्थ पता कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए, इफ एको रिटर्न इन 2 सेकेंड, 2 सेकंड लिए रिटर्निंग के लिए, एंड स्पीड ऑफ साउंड सी वाटर इज 150, तो ये स्पीड ऑफ साउंड मेजर करी गई। देन तो डिस्टेंस निकालना है, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये वेलोसिटी है, एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1500 मीटर्स आ जाएंगे। देन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, कि जो ह्यूमन की ईयर है, जो कान है वो किस तरीके से बने हुए होते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? आप सबको पता है कि आवर ईयर रिसीव साउंड वेव्स को रिसीव करता है एंड कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और वो किसे सेंड करता है? ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। देन पार्ट्स ऑफ द ईयर देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट पार्ट आता है आउटर ईयर, जिसे पीना भी बोला जाता है। ये कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को डायरेक्ट टू ईयर कैनल। ठीक है, जितनी भी बाहर सराउंडिंग में साउंड वेव्स आती हैं उन सबको कलेक्ट करता है, एंड किसके डायरेक्ट करता है? ईयर कैनल है उसके डायरेक्शन में उस साउंड को पहुंचाता है। फिर आता है ईयर ड्रम, जिसे कान का पर्दा भी बोला जाता है और टिम्पैनम भी बोलते हैं। तो ये वाइब्रेट व्हेन, जब भी साउंड एंटर करता है हमारे कान के पास, तो वहाँ पर ये जो ड्रम है, ईयर ड्रम, ये वाइब्रेट करता है एंड हिट करता है ऐसे, और वहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करना स्टार्ट होता है। एंड द मिडल ईयर, जिसे ऑसिलस बोला जाता है, 3 टाइनी बोन्स, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, एम्पलीफाई वाइब्रेशन। अब जो इनका काम क्या होता है, 3 मिडल ईयर में 3 बोन्स होती हैं छोटी-छोटी, एक को हैमर, एनविल और स्टिरअप बोला जाता है। इनका काम क्या होता है? एम्पलीफाई द वाइब्रेशन, जो भी वाइब्रेशन है उसे रिसीव करना। देन आता है इनर ईयर, जिसे कोक्लिया बोला जाता है। देन कन्वर्ट करता है वाइब्रेशन इनटू
इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जो भी वाइब्रेशंस आई, ईयर ड्रम में वाइब्रेशन आना स्टार्ट हुआ, फिर किसने रिसीव करा, मिडल ईयर ने, और उस वाइब्रेशन को किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट किसने करा, ईयर ने, इनर ईयर ने। अब वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स किसके पास पहुंचेगा, ब्रेन के पास पहुंचेगा। ऑडिटरी नर्व्स ये कैरीज करती है सिग्नल ब्रेन फॉर इंटरसेप्शन, मतलब जो भी ईयर है और ब्रेन है उसके बीच में एक नर्व है ऑडिटरी नर्व्स, जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैरी करके ब्रेन तक पहुंचा रही है। देन ईयर कैनल रेजोनेंट एट 300 हर्ट्ज, जो भी ईयर कैनल है वो जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने पे लाती है, 300 हर्ट्ज पे लाती है, मोस्ट सेंसिटिव फॉर ह्यूमन स्पीच, मतलब कि इतनी नहीं होनी चाहिए। देन चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आपका। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, और किसी टॉपिक या चैप्टर के ऊपर आपको वीडियोस वगैरह चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।